हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ मैम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमारे साथ डिस्कस करिए, आप हमें वो बताइए। तो यहाँ पर हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और आप अगर कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज गिवन इन द लंबर पंक्चर, कि लंबर पंक्चर का जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर कौन सी पोजीशन को दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो हमें क्या होना चाहिए, लंबर पंक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो लंबर पंक्चर जो है, लंबर पंक्चर क्या है, एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है कि लंबर साइड जो जैसे नाम से पता पड़ रहा है लंबर पंक्चर, लंबर साइड को पंक्चर करके क्या किया जाता है, CSF का ड्रेन किया जाता है। ठीक है, और लंबर में भी कौन सी पोजीशन होती है, L3 L4, या हम बोल सकते हैं L4 L5। ठीक है, अगर एग्जाम में दोनों दिए रखे हैं ऑप्शन में कि कहाँ से हम लंबर पंक्चर करते हैं, L3 L4 भी दे रखा है, L4 L5 भी, तो हम करेक्ट किसको करेंगे, L4 L5, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसी आंसर को क्या राइट माना जाता है। ठीक है, वैसे दोनों ही राइट है बट इसको मैक्सिमम टाइम हर मतलब प्रीवियस जो देखा गया पेपर्स के अंदर उसके अकॉर्डिंग इसको माना गया। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि पोजीशन कौन सी दी जाती है प्रोसीजर के टाइम पे, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है सी शेप पोजीशन। ठीक है, सी शेप मतलब कि इस तरह से, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फीटस पोजीशन। ठीक है, जो फीटस की पोजीशन होती है मदर के वूम में। ठीक है, और अगर आपको लंबर पंक्चर के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट वे टू एडमिनिस्टर आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट इज, कि आई के अंदर आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी एग्जाम में आता है कि ड्रॉप है और ऑइंटमेंट है तो ड्रॉप की कंसिस्टेंसी कैसी होगी, लिक्विड होगी। ठीक है, और ऑइंटमेंट कैसी उसकी कंसिस्टेंसी होगी, उसकी कंसिस्टेंसी होगी सेमी सॉलिड। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि लिक्विड जो है और ये सेमी सॉलिड है, तो अगर लिक्विड को हम देंगे, ठीक है, और फिर हम सेमी सॉलिड देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड डालते ही क्या होगा, टीयर्स का फॉर्मेशन होगा आइस से। आइस से क्या फॉर्मेशन होगा, टीयर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है फर्स्ट आई ड्रॉप फॉलोड बाय ऑइंटमेंट, कि पहले आई ड्रॉप डालो और फिर तुरंत क्या डाल दो, ऑइंटमेंट डाल दो। तो क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन, फर्स्ट आई ऑइंटमेंट फॉलोड बाय ड्रॉप। ठीक है, कि पहले आप ऑइंटमेंट डालो फिर आप ड्रॉप डालो। थर्ड है फर्स्ट आई ड्रॉप एंड आफ्टर 15 मिनट ऑइंटमेंट। ठीक है, कि पहले आई ड्रॉप डालो और फिर 15 मिनट्स बाद ऑइंटमेंट डालो। और लास्ट है फर्स्ट ऑइंटमेंट एंड आफ्टर 15 मिनट्स आई ड्रॉप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा ना वो होगा सी। अब सी क्यों होगा, कि देखो जैसे ही हमने क्या डाला कि आई ड्रॉप डाली, ठीक है, तो ये हमें भी पता है कि डालते ही क्या आएंगे, टीयर्स आएंगे। ठीक है, और अगर हम तुरंत ऑइंटमेंट अगर पेशेंट को लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा कि टीयर्स के थ्रू ये भी क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। वाइप आउट मीन्स ये भी हट जाएगा ऑइंटमेंट, तो तुरंत तो हम कर नहीं सकते, इसीलिए क्या करेंगे, हम ड्रॉप डालेंगे, उसके 15 मिनट्स बाद 15 मिनट्स तक हम क्या करेंगे, रेस्ट देंगे उसको, और फिर उसके बाद में हम ऑइंटमेंट डालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, एक होता है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट किससे रिलेटेड होता है, सरफेस एरिया से, और एक होता है लॉन्गेस्ट, और लॉन्गेस्ट किससे रिलेटेड होता है, लेंथ से। तो यहाँ पूछा है सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी
क्रेनियल नर्व बड़ी होती, ठीक है। ऑप्शन है क्रेनियल 6, क्रेनियल 10th, क्रेनियल 5th और क्रेनियल 7th, ठीक है। तो देखो क्रेनियल 6th जो होती है, 6th कौन सी होती है? एब्ड्यूसेंस। कौन सी होती है? एब्ड्यूसेंस। 10th होती है वेगस, 5th होती है ट्राइजेमिनल और 7th कौन सी होती है? फेशियल। तो सबसे पहले हमें तो नाम पता होने चाहिए कि कौन सी नर्व कौन सी होती है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट जो है वो उसका करेक्ट आंसर है सी, क्रेनियल नर्व 5th, ठीक है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि मैम क्रेनियल 10th वेगस इसका करेक्ट आंसर है। नहीं, क्रेनियल वेगस जो है वो लॉन्गेस्ट नर्व है, ठीक है। और जो ट्राइजेमिनल है वो लार्जेस्ट नर्व है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है और यहीं पे हम नेगेटिव मार्किंग दे देते हैं, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल जो होती है ना, सरफेस एरिया कैसे इसका बड़ा है, ये इसमें 3 आती है। एक आती है मैक्सिलरी, एक आता है मैंडिबुलर और थर्ड होती है ऑप्थेल्मिक, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ गया, इसीलिए सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग मतलब लार्जेस्ट कौन सी हुई? क्रेनियल 5th मींस ट्राइजेमिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर एबीजी ब्लड सैंपल, ठीक है। तो ब्लड सैंपल जो ले रहे हैं हम किसके लिए? एबीजी के लिए। तो एबीजी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एबीजी क्या होता है। ये क्या होता है? आर्टीरियल ब्लड गैस, ठीक है। एबीजी क्या होता है? आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। नाम से पता पड़ रहा है कि हम आर्टीरियल ब्लड ले रहे हैं, ठीक है। तो आर्टरी क्या होता है? आर्टरीज जो होती है ना उनके अंदर क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है इनके अंदर? आर्टरीज के अंदर इंक्रीज्ड प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा? जैसे ही हम उसको क्या करेंगे? प्रिक करेंगे, ठीक है। प्रिक करेंगे तो क्या होगा? सडन ब्लड रश होगा, सडन ब्लड क्या होगा? रश होगा। इसीलिए देखो क्या करना है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। स्टेराइल ड्रेसिंग, ठीक है। स्टेराइल ड्रेसिंग काम आएगा उस टाइम पे जब ब्लड रश हो रहा है। जब ब्लड रश हो रहा है, ब्लड का रश हो रहा है मीन्स ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ड्रेसिंग काम आएगी? स्टेराइल नहीं आएगी। सेकेंड है प्रेशर ऑन द पंक्चर साइड, हाँ, ठीक है। थर्ड है फ्रीज द सैंपल, सैंपल को फ्रीज करके क्या करना है? हम आर्टरीज का ले रहे हैं तो। और फोर्थ है एलिवेट द लिम को एलिवेट करना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी, प्रेशर ऑन द पंक्चर साइड, कि हम पंक्चर साइड को क्या करके रखेंगे? प्रेशराइज करके रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड का रश हो रहा है ना वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एबीजी के अंदर एक टेस्ट होता है, वो होता है एलन टेस्ट, जिसके अंदर हम आर्टरीज की एफिशिएंसी को देखते हैं कि वो वापस रिकॉइल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। एलन टेस्ट पूछ लेते हैं कि एलन टेस्ट जो होता है किसके लिए, किसके अंदर यूज होता है? तो किस में होता है? एबीजी के अंदर एलन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a patient 3000 ml of IV fluid is to be administered in 24 hours if drop factor is 10 drop per minute, identify the flow rate, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, ये जो पैटर्न है कैलकुलेशन का ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो एटलीस्ट मिनिमम जो होते हैं ना 1 से 2 क्वेश्चन जो होते हैं ना इससे आते ही आते हैं। किससे रिलेटेड? ड्रग कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन, इनसे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जिसको हमें 3000 ml फ्लूइड देना है, किसके अंदर देना है? 24 आवर्स के अंदर, मीन्स एक पूरे दिन के अंदर। और ड्रॉप फैक्टर अगर 10 है तो आप बताओ कि कितनी फ्लो रेट से हम देंगे, कितना फ्लो रेट देंगे, कितना ड्रॉप पर मिनट जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा हम बोल सकते हैं फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का? इसका फॉर्मूला है, देखो, फ्लो रेट इज इक्वल टू
वॉल्यूम इन ml मीन्स मिलीलीटर अपॉन टाइम इन मिनट, मिनट के अंदर क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, इनटू ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, ये इसका एक छोटा सा क्या है फॉर्मूला है ड्रॉप फैक्टर के लिए। अब देखो क्या करना है हमें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें वॉल्यूम इन ml, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 3000 ml, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कितना हुआ है 3000 ml। फिर लिखा हुआ है टाइम इन मिनट, तो देखो मिनट को ये आवर दे रखा है हमारे पास 24 आवर, तो आवर को मिनट में कैसे चेंज करेंगे इंटू 60। ठीक है, और यहाँ क्या इंटू ड्रॉप फैक्टर, तो यहाँ इंटू हम कर देंगे, ड्रॉप फैक्टर कितना दे रखा है 10। तो अब इसको इजीली हम क्या करते हैं, इसको हम इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स यहाँ पे 20 पॉइंट डेसिमल जो है उसके समथिंग में कौन सा ऑप्शन आ रहा है बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 21 ड्रॉप पर मिनट। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं कैलकुलेशन से डोज से रिलेटेड जो होते हैं वो आते ही आते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, बस इसको ध्यान रख लो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। Next question, which solution is used to prevent clotting in IV cannula before blood transfusion? कि हम किसी पेशेंट को क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे, सबसे पहले कौन से सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, कैनुला में कौन सा सॉल्यूशन देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा नॉर्मल सलाइन। मीन्स क्या होगा कि अगर जैसे कि हम ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया और पेशेंट का क्या है ऑलरेडी क्लोट हो रखा है पहले से, तो क्या होगा कि हमें उसको बस फ्लश करना है, हमें क्या करना है उसको फ्लश, और फ्लश जो होता है हम किससे करते हैं नॉर्मल सलाइन से, एनएस जिसको हम बोलते हैं। बस सीधी सी आंसर है। अच्छा हाँ, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो हम कौन सा कैनुला जो होते हैं मैक्सिमम यूज करते हैं 18 का। ठीक है, और 18 कौन सा होता है ग्रीन, जो ग्रीन वाला कैनुला होगा ना वो यूज करेंगे। 18 क्या है, 18 गॉज है। ठीक है, 18 की गॉज का हम कैनुला यूज करेंगे। चलिए अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिजिशियन ऑर्डर हिपेरिन इन्फ्यूजन टू अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद डीवीटी, नर्स रिमेंबर विच ड्रग इज केप्ट टू बी अवेलेबल। ठीक है, मीन्स कि एक डीवीटी का पेशेंट है, डीवीटी क्या होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या चला रहे हैं, पेशेंट को हिपेरिन का इन्फ्यूजन दे रहे हैं। हिपेरिन जो है वो क्या है एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि थ्रोम्बोसिस हो रहा है, थ्रोम्बोज्ड हो रहा है। ठीक है, तो इन्फ्यूजन दे रहे, तो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, या नर्स को क्या ध्यान रखना है, देखो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है कि विच ड्रग इज केप्ट टू बी अवेलेबल, कौन सी ड्रग को हम अवेलेबल रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्यों अवेलेबल रखना है, हिपेरिन है, एंटीकोगुलेंट है, तो अगर ये ज्यादा हो गया तो ये क्या करवा सकता है ब्लीडिंग। ठीक है, क्या करवा सकता है ब्लीडिंग करवा सकता है। तो हिपेरिन जो होता है इसका एंटीडोट कौन सा होता है प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, ये क्या है हिपेरिन का एंटीडोट है, तो हमेशा ध्यान रखना है एंटीडोट्स के बारे में। ठीक है, हिपेरिन का एंटीडोट कौन सा है प्रोटामिन सल्फेट। कुछ एंटीडोट्स है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि वारफरिन जो है, वारफरिन ड्रग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका एंटीडोट कौन सा है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के किसका एंटीडोट है वारफरिन का। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट किसका है
ये पोटेशियम का है। अब ऐसे कैसे, हाइपर कैलेमिया बोलते हैं ना, हाइपर कैलेमिया के अंदर हम क्या देते हैं, हाइपर कैलेमिया, उसमें हम क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हिपेरिन इन्फ्यूजन, तो यहाँ पे उसका एंटीडोट कौन सा है, प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाइपर सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। अब हाइपर सेंसिटिविटी हमें पता है ना कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब देखो उसमें हमें क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, एक तो हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसके अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है या किससे मीडिएट होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि टाइप 1 जो है वो किससे मीडिएटेड होता है, IgE से होता है। ठीक है, IgE से कैसे होता है कि जो फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स होता है ना वो कौन सा होता है, IgE। ठीक है, कौन सा होगा, IgE। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, जो टाइप 1 होता है ना इसको हम बोलते हैं एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ठीक है, तो हमें पता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर सबसे पहले कौन सा आएगा, IgE। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं चारों हाइपर सेंसिटिविटी की ना, 1, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है, एसिड। ठीक है, क्या याद रखना है, एसिड। तो ए से तो हो गया एनाफाइलेटिक, सी से हो गया साइटोटॉक्सिक, आई से हो गया इम्यून कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और क्या बचा, डी से हो गया डिलेड। ठीक है, तो ये याद हो गया हमें। एनाफाइलेटिक फर्स्ट जो होती है वो कौन सी है, एनाफाइलेटिक, सेकेंड है साइटोटॉक्सिक, थर्ड है इम्यून कॉम्प्लेक्स और फोर्थ है डिलेड। तो फर्स्ट जो हाइपर सेंसिटिविटी है इसके अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होगा, IgE। ठीक है, सेकेंड जो होता है साइटोटॉक्सिक, देखो साइटोटॉक्सिक नाम से ही पता पड़ रहा है कि किसी चीज की टॉक्सिसिटी का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें होते हैं IgG या बोल सकते हैं हम IgM। ये दोनों जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो सेल की सरफेस होती है, ठीक है, सेल की सरफेस के साथ में क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, क्या IgG और IgM क्या हो जाएंगे, सरफेस से बाइंड हो जाएंगे और उनको क्या करेंगे, फिर डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, साइटो तो देखो यहाँ से नाम से पता पड़ रहा है, साइटो मीन्स सेल, टॉक्सिक मीन्स डिस्ट्रॉय, मीन्स सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो क्या कर रही है, IgG और IgM सरफेस से बाइंड होके क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है ना, अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हीमोलाइटिक रिएक्शन जो होती है, हीमोलाइटिक रिएक्शंस जो होती हैं जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, उनसे वो सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, साइटोटॉक्सिक के होते हैं। ठीक है, अब देखो फिर थर्ड आता है इम्यून कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो रहा है, इम्यून कॉम्प्लेक्स नाम से पता पड़ रहा है कि हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें भी IgG और IgM ये दोनों क्या करते हैं, एंटीजन से बाइंड हो जाएंगे। ये किससे बाइंड हो जाएंगे, एंटीजन से बाइंड हो जाएंगे। तो जब एंटीजन से कोई ये बाइंड होगा तो क्या बनेगा, ये एंटीबॉडीज है और ये एंटीजन से बाइंड हो गया तो क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा।
ठीक है, क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, हमारी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा और उसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून। क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून। ठीक है, ये हो गया इम्यून कॉम्प्लेक्स। और लास्ट आती है डिलेड। डिलेड मीन्स लेट। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की रिएक्शन पे अगर लेट हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी तो वो हो जाएगी डिलेड, या फिर इसको हम टी सेल मीडिएटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी सेल मीडिएटेड। ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हो गया, बट थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो अगर हमें ध्यान है तो हम इधर उधर से थोड़ा सा सोच के आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ पेशेंट हु हैज हाइपरकैलेमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल बी सीन इन द इट्स ईसीजी। ठीक है, कि एक पेशेंट है जिसको हाइपरकैलेमिया है तो उसकी ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर ईसीजी से रिलेटेड कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो होते हैं ना, 1 से 2 क्वेश्चंस ईसीजी से रिलेटेड आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या मतलब होता है इसका, इंक्रीज्ड पोटेशियम, मींस उसका क्या है, पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो गया है। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या है, नॉर्मल है पोटेशियम। तो अगर 5.5 से क्या हो गया, बढ़ गया, तो पोटेशियम बढ़ गया तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब पोटेशियम बढ़ जाएगा तो ईसीजी के अंदर क्या हो जाएगा कि जो टी वेव जो होगी वो क्या हो जाएगी, टॉल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए, ये जो फर्स्ट दिख रहा है ये एक क्या है, नॉर्मल ईसीजी है कि पी कॉम्प्लेक्स है, पी है, क्यूआरएस और ये टी है। ठीक है, हाइपोकैलेमिया देखो, अब यहाँ पे हाइपोकैलेमिया की बात हो रही है। हाइपोकैलेमिया मीन्स पोटेशियम कम हो रहा है, कितने से कम हो गया, कितने से कम हो गया, यहाँ पे 3.5 से क्या हो गया, कम हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगी, इसका एक साइन होता है यू। एक नॉर्मल ईसीजी के अंदर कहीं आपको यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाइपोकैलेमिया के अंदर क्या होती है, हाइपोकैलेमिया के अंदर क्या आता है, अबनॉर्मल यू वेव, अबनॉर्मल यू वेव होती है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको बता रही हूँ। अब देखिए हम हाइपरकैलेमिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, पोटेशियम इंक्रीज्ड है तो यहाँ पे देखो ये पी हो गया, ये क्यू आर और एस हो गया। ठीक है, अब ये टी वेव, ये टी है। यहाँ नॉर्मल में देखिए टी कैसा है, नॉर्मल है इस तरह से, पर हाइपरकैलेमिया में क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, मीन्स क्या हो गया, ये बढ़ गया है। ठीक है, ठीक है, और एक और चीज होती है, इस टॉल टी वेव के साथ साथ में क्या हो जाता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो भी क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। कभी कभी ये भी आ जाता है ऑप्शन में। ठीक है, कि चेंजेस क्या क्या होंगे हाइपरकैलेमिया के अंदर, टॉल टी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद पार्किंसन डिजीज। ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है, पार्किंसन डिजीज की बात हो रही है। अब देखो कि डीजनरेटिव है, डीजनरेटिव डिजीज है। ठीक है ना, और किसकी वजह से होता है ये, डिक्रीज डोपामिन। ठीक है, डोपामिन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर इनसफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, और डोपामिन क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। ठीक है, अब डोपामिन कम हो जाएगा तो मूवमेंट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा, जब डोपामिन कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली होंगे ट्रेमर्स। ठीक है, तो पार्किंसन क्या है, डीजनरेटिव डिजीज है जिसमें क्या होगा, डोपामिन डिक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि टोन बढ़ जाएगी, ट्रेमर्स हो जाएगा, रिजिडिटी होगी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है, किसमें प्रॉब्लम आएगी, स्पीच में आएगी, पेन में आएगी, मूवमेंट में आएगी या सब में आएगी। तो देखो अगर ट्रिमर्स हो रहा है, डोपामिन क्या हो रहा है, मूवमेंट करवा रहा है, तो मूवमेंट जब नहीं होगा तो स्पीच में भी प्रॉब्लम होगी, उससे पेन भी होगा और उसके मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ अबव, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है अ पेशेंट इज ऑन एसिटामिनोफेन थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स ऑब्जर्व इन द पेशेंट। देखो कौन सी थेरेपी पे है, एसिटामिनोफेन। अब हमें एसिटामिनोफेन कौन सी ड्रग है ये पता होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम पीसीएम। जो हमारी पैरासीटामोल होती है ना, उसी को हम बोलते हैं एसिटामिनोफेन। और ये कौन से ग्रुप के अंदर आती है, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उसमें आती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एनसेड्स होते हैं ना, उनका रिएक्शन क्या होता है, कि वो क्या करवाता है, वो होते हैं हिपेटोटॉक्सिक, हिपेटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ पेशेंट इज ऑन एसिटामिनोफेन थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नर्स ऑब्जर्व इन द पेशेंट, कि इसमें से पेशेंट में क्या ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले सीरम क्रिएटिनिन लेवल, सीरम ट्रांसअमीनेज लेवल, ब्लड प्रेशर और सीरम इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रांसअमीनेज, क्योंकि ये क्या होता है, हिपेटोटॉक्सिक होता है, इसीलिए उसका ट्रांसअमीनेज लेवल जो होगा ना, वो हम रेगुलरली चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ नर्सिंग ऑफिसर इज पोस्टेड इन हाउ मेनी बेड्स। ठीक है, कितने बेड्स पे सीएनओ होती है, सीएनओ हो गया ना ये, चीफ नर्सिंग ऑफिसर कितने बेड्स पे होती है, 1:500। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें और कुछ जरूरत नहीं है याद रखने की, बस कि 500 बेड्स पे एक सीएनओ होती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स इन प्रेगनेंसी इज नोन एज। किसका डिस्कलरेशन हो रहा है, सर्विक्स का। ठीक है, और ये क्या है, पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, नॉर्मल माना जाता है इसको। ठीक है, तो अब क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, हेगर साइन, गुडेल साइन, चैडविक साइन और ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो अब हम बात कर रहे हैं हेगर साइन। हेगर साइन क्या होता है, हेगर साइन क्या होता है, ये होता है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ठीक है, फिर आता है गुडेल साइन। गुडेल साइन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। फिर आता है चैडविक साइन, ये क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, और होता है ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होते हैं, अबनॉर्मल इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। इरेगुलर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो देखो ब्लूइश डिस्कलरेशन क्या होता है, चैडविक साइन। ठीक है, हमें पता होना चाहिए ये जो साइंस होते हैं ना प्रेगनेंसी के, साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आ जाते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए हम यहाँ पे वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी एग्जाम में आने की, वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे इसने पूछ लिया ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, एक होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना। ठीक है, वजाइना का भी क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओसिएंडर साइन है तो वो किससे रिलेटेड है, वजाइना से। ठीक है, और अगर चैडविक साइन है, देखो सी है यहाँ पे। ठीक है, तो सी फॉर सर्विक्स, बस इस तरह से याद रखना है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, सर्विक्स का पूछा है, तो सी से क्या आया, ये चैडविक साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इज मेंटेन्ड इन द लिथियम थेरेपी। ठीक है, कि लिथियम थेरेपी दे रहे हैं हम किसी पेशेंट को, उसके अंदर हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना है,
तो क्या आंसर होगा उसके अंदर? सोडियम। ठीक है, क्योंकि और लिथियम थेरेपी हम किसके अंदर देते हैं? मोस्टली जो मेनिया होता है ना, उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कौन सी होती है? लिथियम होती है। और हम उसके अंदर क्या करते हैं? लिथियम को कैसे हम मेंटेन करते हैं? हम पेशेंट को बोला जाता है सोडियम रिच डाइट लेने को। ठीक है, सोडियम रिच डाइट के लिए एडवाइस करते हैं हम। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये लिथियम जो है ना, लिथियम भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस लिथियम थेरेपी से भी रिलेटेड आ जाते हैं कि लिथियम कौन सी डिजीज का ड्रग ऑफ चॉइस है, उसके अंदर हम क्या ध्यान रखते हैं, पेशेंट को क्या एडवाइस किया जाता है, क्या उसकी डोज होती है। ठीक है, लिथियम टॉक्सिसिटी जो होती है वो कौन से लेवल पे होती है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमसे स्केल। ठीक है, रेमसे स्केल इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? ये क्वेश्चन जो है ना 2018 के दिल्ली एम्स में आया हुआ है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो रिपीटेडली हर एग्जाम के अंदर, ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहे। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के क्वेश्चन को बता दिया, ऐसा नहीं है, ये आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो रेमसे स्केल्स जो होता है ना, वो किसके लिए यूज होता है? सेडेशन। ठीक है, सेडेशन के लिए जो होता है हम कौन सा यूज करते हैं? रेमसे स्केल। नेक्स्ट, द एक्यूट डेथ ऑफ चिल्ड्रन इज ड्यू टू। ठीक है, एक्यूट डेथ, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर आप बुक्स पढ़ते हो, रेगुलरली आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि कौन सा होता है। देखो, दो चीज़ होती है, एक तो एपिग्लोटाइटिस जो होता है ना, वो भी क्या होता है, बहुत ही जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है, चौक हो जाएगा अल्टीमेटली बेबी, चिल्ड्रन जो है वो चौक हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एक होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो एक्यूट डेथ जो होती है चिल्ड्रन में, वो किसकी वजह से होती है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। बहुत बार होता है कि पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या थी, और बच्चे की क्या हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है, इसीलिए इसको एक्यूट डेथ का कॉज माना गया है। नेक्स्ट, which value of HbA1c in diabetic patient is indication of good control of blood sugar? ठीक है, HbA1c उसका लेवल देख रहे हैं। अब HbA1c क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसका एक मॉलिक्यूल किसके साथ बाइंड होता है? ग्लूकोज के साथ में। ठीक है, और ये ब्लड में कितने टाइम के लिए होता है? 90 डेज के लिए। ठीक है, तो इसकी जो, अगर हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? HbA1c के नॉर्मल वैल्यूज की जब बात करते हैं, तो फिर हमें पता होना चाहिए उसकी नॉर्मल वैल्यूज कि, एक तो देखो ये क्या करेंगे हम, किसके अंदर यूज करते हैं? डायबिटिक पेशेंट, ऑलरेडी इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि which value of HbA1c in diabetic patient is the indication of good control? ठीक है, कि इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट का जो ब्लड शुगर है वो क्या है, कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, तो देखो तीन वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, एक होती है लेस देन 6, एक होगी 6.5 to 8, और एक होती है 8 to 12। ठीक है, तीन वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना, लेस देन अगर 6 है तो वो क्या होता है? गुड। ठीक है, 6.5 से 8 होता है मॉडरेट, और 8 to 12 होता है सीवियर। तो यहाँ पे देखो हमें पता क्या क्या दे रखी है, कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है? 1 to 3, 6.5 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 to 3। ठीक है, 1 से लेके 3 तक जो वैल्यू अगर किसी का आ रहा है डायबिटिक पेशेंट का, मीन्स उसका ब्लड शुगर क्या है? कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, कि एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है। देखो नॉट दे रखा है ना, हमेशा हम एग्जाम में यही गलती करते हैं कि कुछ जो चीजें होती है ना उसको हम ध्यान नहीं रखते, इसीलिए बोला जाता है कि हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 से 2 बार आपको उसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ में क्या दे रखा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से सीक्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बी है प्रोलैक्टिन, सी है ऑक्सीटोसिन, डी है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उससे टोटल कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं, 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है एससीटीएच मींस एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, फिर होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जीएच ग्रोथ हार्मोन और होता है प्रोलैक्टिन। ये 6 हार्मोन्स जो होते हैं ना वो किससे रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट सिक्रेटेड। तो देखो सबसे पहले दे रखा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, ये रहा, तो ये तो होता है। सेकेंड है प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन भी हो रहा है। थर्ड है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और लास्ट है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन मींस एसीटीएच, ये भी कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, कि सोशियोलॉजी के फादर किसको बोला गया है। ऑप्शन इसका सीधा सीधा है ऑगस्ट कॉम्टे, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऑगस्ट कॉम्टे को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं ना उसके अंदर पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो ये सारी चीजें भी हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे कि हम बात करें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के फादर की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, लुइस पास्चर, लुइस पास्चर, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आते ही आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला गया, रॉबर्ट कोच को, रॉबर्ट कोच, ठीक है। अब देखो जो लुइस पास्चर है ना, इन्होंने क्या बनाया था, एक रेबिस और एक था एंथ्रेक्स, इन दोनों की वैक्सीन को भी किसने बना था, लुइस पास्चर ने ही बनाया था, ठीक है। अच्छा इम्यूनोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मींस इम्यून से रिलेटेड हो रही है, तो ये क्या है इसके, एडवर्ड जेनर, ठीक है। ये ध्यान रखना, कुछ पूछ लेते हैं कभी कभी, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये सारे कौन कौन है। तो आज का जो क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हो कि मैं डे बाय डे और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।